everyone, how are you all? Hope you all are doing well and study very hard. I know you all are waiting for organometallic series video. वो भी आएगी, अभी जल्दी आएगी. Actually क्या हुआ था ना, थोड़ा सा मुझे लगा फिजिकल केमिस्ट्री भी कराना चाहिए. फेज डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं आप लोग कर पा रहे थे, टेलीग्राम पे मैंने क्वेश्चंस डाले थे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा चैप्टर जिससे यू नीड ओनली 2 आवर्स, रियली मैं बता रही हूँ, यू नीड ओनली 2 आवर्स टू कंप्लीट दैट चैप्टर, टू रिवाइज. अगर जैसे आपने आज किया, ठीक है, आपको 1-2 दिन लगेंगे, है ना, आपने क्योंकि शीट अगर आप लगाते हो, मतलब अगर रिविजन करनी है ना विद शीट, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए. और अदरवाइज अगर जैसे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे भी 2 क्लासेस में ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगी मैं. फेज इक्विलिब्रियम थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट हाँ खत्म हो सकता है. तो एक ऐसा चैप्टर, गेट में इतना अच्छा क्वेश्चन आया होता, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया होता, तो कोई ऐसा चैप्टर जैसे बहुत ही सिंपल सा आता है और अगर वो इजीली अटेम्प्ट होता है और हम कर सकते हैं तो हम वो क्यों नहीं करें. तो मेरे को यही लगा कि ये चैप्टर मुझे कराना चाहिए. इसके बाद मैं डेफिनेटली ऑर्गेनोमेट्रिक सीरीज की जो है वीडियोस डालूंगी, ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. देखो पढ़ना क्या क्या है, पहले तो इतना सा पढ़ना है. देखो इतना सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है. क्या क्या? इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मुझे बताना ही पड़ेगा एक बार फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंपोनेंट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कंपोनेंट्स कितने, क्योंकि पता है क्या होता है, हमें लगता है बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल लगता है, बट इतने टिपिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब होते सिंपल ही हैं, बट हम अगर मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगी ना. तो ये मुझे चाहिए. फिर क्लॉसियस क्लैरिब्रेटोन इक्वेशन मैंने इसमें ही डाला है क्योंकि ये इससे रिलेट करता है, इसी टॉपिक से रिलेट करता है. अदरवाइज कई लोग इसे थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ता है. देखो एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे, एक क्वेश्चन इस इक्वेशन से पक्का आता है. तो आज की क्लास में हम इस दोनों पार्ट को कवर कर लेंगे. 1, 2, 3 कंपोनेंट सिस्टम. एक बार आपने एक कंपोनेंट सिस्टम का उसे 2-3 एग्जांपल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये आपको 1 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ना है. 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम 2 को बनाएंगे, उसे कंपाउंड बनाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट, यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक मिक्सचर, कॉन्ग्रुएंट मिक्सचर, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट. ये हमको पढ़ना है 2 और 3 में. फिर आते ग्राफ्स, जैसे फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर ट्रांजिशन, लैम्डा ट्रांजिशन, हाई ऑर्डर ट्रांजिशन, इनके ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हम सब इस चैप्टर में कवर करेंगे. और मैं सच में बता रही हूँ, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और मेरा तो बहुत फेवरेट चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत जल्दी खत्म होता है, क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको, तो हम करना चाहिए मुझे लगता है. देखो बहुत आसान है, समझने की कोशिश करता है. देखो फेज इक्विलिब्रियम, अब से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा होगा फेजेस के बीच में, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन. अब पहली बार मेरे क्वेश्चन में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेज. फेज है क्या? फेज एक ऐसी चीज है जिन्हें आप आंखों से देख सकें और आप उनको सेपरेट आउट कर सकें. सिंपल सी डेफिनेशन, it is a thing which is looked by eyes and can be separated from each other. For example, you have taken water as well as NaCl, नमक ले लिया आपने, उसको डिसॉल्व कर दिया. जब आप उसको पानी के अंदर डालोगे नमक को, तो वो पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा ना. अब मैंने आपको कहा कि बताओ इसमें कितने फेज हैं. दैट कैन बी सीन बाय आईज. मुझे तो ये पूरा पानी दिख रहा है ना, मैं जब तक टेस्ट नहीं करूंगी मुझे क्या पता चलेगा इसके अंदर नमक है. तो मुझे तो वो एक ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, सेपरेट भी नहीं कर सकती हूँ. मतलब वो मेथड्स मत लगाना कि हीट करेंगे उसको हम क्रिस्टल आउट कर सकते हैं. नो, वैसा नहीं. डायरेक्टली क्या आप नमक को पानी से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया, एक फेज हो गया. पानी के अंदर चीनी डाल दिया, पूरी तरह से घुल जाएगी. तो पानी के अंदर जब आप चीनी डालोगे तो पूरा एक ही मिक्सचर बन गया ना. तो फेज क्या हो गया, 1. इसको भी आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते. अब आपने क्या किया, पानी के अंदर पेबल्स डाल दिए, बहुत सारे पत्थर ला के डाल दिए. अब बताओ, अब क्या आप पेबल्स और पानी को अलग अलग देख सकते हो? यस, अब आप पेबल्स को भी अलग देख सकते हो, पानी को भी अलग देख सकते हो. मीन्स नाउ दिस इज हैविंग 2 फेज, अ वाटर एज वेल एज पेबल्स, और उनको आप अलग भी कर सकते हो, ठीक है, देख भी रहे हो, अलग भी कर सकते हो. अब आपने क्या किया, नमक के अंदर चीनी डाली, क्रिस्टल्स, नमक का 1 चम्मच लिया, चीनी का 1 लिया, आपने उसको मिक्स कर दिया. मैं ये कह रही हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट आउट, बट आप कर तो सकते हो सेपरेट. नमक के बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, शुगर के क्यूब्स होते हैं, आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. कैन बी सीन बाय आईज एंड कैन बी सेपरेटेड ऑल्सो. डिफिकल्ट है पर सेपरेट कर सकते हैं. नाउ इट इज अ 2 फेज. तो देयर आर सम रूल्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सिर्फ इतने से एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आप, तो आपको फेज पूरा तक कंप्लीट हो जाएगा कि हमें कहाँ कब 1 लेना है, कब 2 लेने हैं, कब 3 लेना है, ठीक है. जैसे सबसे पहले लेते हैं, इफ ऑल द गैसेस मिक्सचर्स आ गया, ये रूम है, ठीक है, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी, सारी गैसेस का मिक्सचर है. क्या मुझे कुछ दिख रहा है अलग सा? नहीं, सारी की सारा एक है. तो इफ
ऑल द गैशियस मिक्सचर, अगर मेरे पास सारे के सारे गैशियस मिक्सचर दे रखे हैं किसी रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो हम यहाँ पे फेज लेंगे इज इक्वल टू 1। आपको इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है, ज़्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाना है। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर कुछ ऐसी गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनोन, अगर आपके पास जिनोन और नियॉन का मिक्सचर है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जितना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? लिक्विफिकेशन। तो अगर ऐसी गैसेस का मिक्सचर है जिनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिफरेंस है, जैसे ये मान लिया A एंड दिस इज B, वी नो द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ B इज ग्रेटर देन A, तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट गैसेस लेंगे, मतलब यहाँ पे फेज हो जाएगा इज इक्वल टू 2। अदरवाइज इस तरीके की जितनी भी आपको गैसेस दिखने वाली है ना, आपको फेज लेना है 1। अब आते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्वस NaOH, अगर आपके पास एक्वस NaOH लिखा है तो उसका क्या मतलब है कि NaOH के पैलेट्स को आपने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया है। एक्वस का मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपने उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिया, पैलेट्स नहीं है, डिसॉल्व कर दिया। तो एक्वस NaOH का मतलब है NaOH प्लस वाटर। अब ये मत करना कि वाटर इज अ डिफरेंट फेज, NaOH इज अ डिफरेंट फेज, नो। अगर एक्वस NaOH लिखा है देन फेज इज इक्वल टू 1। अगर NaOH के अंदर HCl डाला है, एक्वस NaOH और HCl का सोल्यूशन है, तो दोनों कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं NaOH और HCl, तो उसका भी फेज क्या हो जाएगा 1। इसीलिए मैं एग्जांपल करा रही हूँ, तो मुझे पता है यहीं पे कंफ्यूजन आती है। नेक्स्ट आते हैं व्हेन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, जैसे आपके पास FeO ऑक्साइड का सॉलिड है, आयरन एज अ सॉलिड है, मतलब ये सब मिक्सचर्स आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये बता दो कि ये इसमें कितने फेजेस हैं। तो सारे सॉलिड्स को, गैसेस को तो आपने 1 लिया ना, क्योंकि गैसेस तो बिल्कुल हमको दिख नहीं रही हैं, दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर, बट सॉलिड्स तो आपको दिख सकते हैं ना, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो यहाँ पे वी विल टेक सॉलिड्स as all as a different phase. This is 1, this is 2, this is 3. So here our answer will be P is equal to 3. ठीक है। Now 2 polar solvents or 2 non-polar solvents, very important. Like dissolves like एक जैसे में डिसॉल्व हो जाता है, और जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया तो हमको तो दिखेगा ना कि वो दो डिफरेंट है, तो वहां पे फेज विल बी 1, फेज विल बी 1। यहाँ पे हम फेज को 1 लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन वाटर एंड एथेनॉल, ठीक है, वाटर एंड एथेनॉल दोनों पोलर है, दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सेबल है, तो फेज विल बी 1। आपने क्या किया, बेंजीन एंड C6H6 प्लस CCl4 दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों जब नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो दोनों कंप्लीटली मिक्सेबल हो गए, फेज इज इक्वल टू 1। ठीक है। गैस प्लस वाटर, आपने एक वाटर लिया है और उसके ऊपर गैसियस मिक्सचर है, तो थोड़ा अब कंपोनेंट वैसे ये हमें दिख नहीं रहा बट गैसियस है, आप अगर क्लोज कर दोगे तो वेपर्स की फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा ना, तो ये दोनों एज फेज इज इक्वल टू 2। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब आप पानी के अंदर चीनी घोलोगे वो कंप्लीटली मिक्सेबल हो जाएगी, तो आप उसको 1 लोगे, पर आप उसमें चीनी डाल रहे हो, आप डालते जा रहे हो तब तक कि चीनी डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। दैट पर्टिकुलर पॉइंट जब शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पॉइंट। तो आपको अगर मेंशन है दैट इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, तो आप वहां पे फेज इज इक्वल टू 2 लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वहां पे आप फेज इज इक्वल टू 2 लेंगे। एलोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं ना, अपना डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, है ना, तो इन सबको आप अलग अलग लोगे, अलग अलग काउंट करोगे, क्योंकि सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो आप सबको अलग अलग काउंट करोगे, तो फेज विल बी 3। फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रॉप्स है, तो हर एलोट्रॉप को आप डिफरेंट फेज काउंट करोगे। ठीक है। अनऑर्डर,
एलॉय क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, या तो मेटल मेटल हो सकता है, मेटल नॉन मेटल हो सकता है। जैसे मैं ब्रास ले लूँ, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। बट जो ये होता है ना, हमने ब्रास ले लिया, ठीक है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इसमें होमोजेनियस का मतलब है इट लुक लाइक वन, तो यहाँ पे यू विल टेक इट एज वन। ठीक है, अब आते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट के बहुत सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 10, 6, 5, आपके डिफरेंट, मान लो डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को मिक्स किया हुआ है। कॉपर सल्फेट के डिफरेंट क्रिस्टलाइजेशन मिक्सचर्स को आपने मिक्स किया, सबको आप अलग अलग काउंट करेंगे। आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट 0.4H2 है फॉर एग्जाम्पल, या कॉपर सल्फेट है, तो आप जितनों को है सबको डिफरेंट डिफरेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे फेज हो गया 5। तो दीज आर द वेरी सिंपल रूल्स, ठीक है, दीज आर द। अच्छा, एक और इसमें था, हाँ, एक इधर, इसमें ना एक और भी था पॉइंट। इसमें मैंने क्या बोला कि हम इनको अलग अलग काउंट करेंगे, हमने इनको 2 करा। पर अगर ऐसी गैसेस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, इसमें लिखेंगे ऐसी गैसेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, उनको हम एक ही मानेंगे। जैसे अमोनिया इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, HCl इन वाटर, इनको भी हम एक ही मानेंगे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर, तो इनको हम एक मानेंगे। तो आप इतना सा कर लोगे, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो इतना सा हमें करना है अपने फेज के बारे में, कि हमें पता चल जाए कि क्या मतलब आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूल्स के बाद ही आप आगे के क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे अब मैंने वहाँ ऊपर 2 रिएक्शंस लिखे हैं, आप उसमें जल्दी से काउंट कर दो कि कौन कौन से फेज होंगे। ये जो दोनों रिएक्शन है जल्दी से काउंट करो कि इसके अंदर कौन से कितने फेजेस होने वाले हैं। जल्दी 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 जल्दी, बहुत आसान है। देखो हमारे ये देखते हैं, सबसे पहले NH4Cl, अमोनिया इज ए गैस, HCl इज ए गैस। मैंने बोला अगर गैसेस होंगी तो हम एक फेज मानेंगे, तो दिस विल बी 1, सॉलिड इज 1, तो फेज इज इक्वल टू 2। एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से। आप कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज डिफरेंट, दिस इज, क्योंकि सॉलिड को हम 2 डिफरेंट मानेंगे, 1 2 एंड 3, तो इसका फेज आ गया 3, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। देखो, the minimum number of constituents sufficient enough to determine the composition of all the phases of the system, that is called component। component का क्या मतलब है, जैसे मैंने ये रिएक्शन में दिया, इसके कितने मिनिमम कंपोनेंट हैं जो उस फेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। अब वो कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, दिस इज अ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, स्पीशीज दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सिस्टम एंड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसी स्पीशीज जिन्हें आप उस रिएक्शन से सेपरेट आउट कर सकते हो, और सेपरेट आउट करने के बाद भी उसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसकी खुद की पहचान है, वो खुद ही स्टेबल है, तो वो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर द नोट्स मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये रिएक्शन दे रखी है, हमको इसमें कंपोनेंट्स निकालने कि कंपोनेंट्स कितने हैं। तो कंपोनेंट्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है S minus R, वेरी इंपॉर्टेंट, S minus R, दिस इज योर कंपोनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस। S मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 1 2 3, ऊपर वाली रिएक्शन है 1 2 3, मान लो 4 होते 5 होते, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपको यहाँ पे लिखेंगे, हम इसके लिए कर रहे हैं 3। व्हाट डू यू मीन बाय R, R इज ए कंडीशन, R इज ए कंडीशन। अगर इक्विलिब्रियम है रिएक्शन के अंदर, अगर इक्विलिब्रियम है रिएक्शन के अंदर, आयंस है रिएक्शन के अंदर, कोई टेम्परेचर की अलग सी कंडीशंस हैं उनके अंदर, तो हम जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंपोनेंट निकल आता है। क्या क्या चीज माइनस कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ आयंस और टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब कोई कंडीशन, इसको कंडीशन से लिख लो, इसको कोई भी हमारे को रिएक्शन की कंडीशंस अगर दे रखी हैं तो, और जनरली ये दोनों ही होते हैं,
जनरली यही दोनों होते हैं, इक्विलिब्रियम और आयंस। अब इसमें मैं निकाल रही थी कंपोनेंट की, कितना कंपोनेंट है 1 2 3 इज माय कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कितनी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 3 माइनस एक इक्विलिब्रियम दिख रहा है, कोई आयंस नहीं दिख रहे, -1, तो कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, कंपोनेंट इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर भी करेंगे हम, तो कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 एंड 3, कॉन्स्टिट्यूएंट 1 2 3, इक्विलिब्रियम की वजह से 1। अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट एज सॉलिड, आपके पास Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आपसे पूछा इसके लिए बता दो कि कितने फेज हैं और कितने आपके कंपोनेंट्स हैं। देखो ये हो गया मेरा NaCl, ये हो गया मेरा NaCl, दैट इज अ सॉलिड, क्योंकि वो तो आयंस की फॉर्म में टूटता है। ठीक है, ये मेरा सॉलिड, ये मेरा गैस। इसको मिक्सचर इस तरीके से दे रखा है, कोई इक्विलिब्रियम तो दिखा नहीं रखा है। तो अगर मैं फेज बात करूं, दिस इज सॉलिड, वेरी डिफरेंट, 1 2 एंड 3 फेजेस विल बी 3। कंपोनेंट में जितने कॉन्स्टिट्यूएंट है अलग काउंट करोगे, 1 2 3 4 माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गए आयंस, अब इनके लिए आयंस है, हम 1 ही माइनस करेंगे, 1 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर कंपोनेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई है। कंपोनेंट में हम इन दोनों चीजों को लेके माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से। ठीक है, अभी तो क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आया, इतना सा समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, अब हमें निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हम हेडिंग डालेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे हेडिंग दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F इज C माइनस P प्लस 2, C माइनस P प्लस 2। ये क्या है, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम वेरिएंस में बोलते हैं, वेरिएंस में बोलते हैं। और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कि कौन से दो मतलब कितने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम, क्योंकि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए निकालते हैं, आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए निकाल के दिखाऊंगी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज अ पर्टिकुलर सिस्टम। इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। To define a particular system, how many variables we required is called as degree of freedom. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। अब जैसे मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है इस वाली रिएक्शन की 45 पर। तो सबसे पहले फेजेस काउंट कर ले, 1 2 एंड 3, फेजेस आर 3 एंड प्लस 2 माइनस। कॉम्पोनेंट्स कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट किया, 1 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 इज इक्वल टू 2 टू 4, 4 माइनस 1 इज 3 इज 1। मतलब इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वी जस्ट नीड वन वेरिएबल और अपन इसको सब डिस्क्राइब कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे मेरे पास एक आया सॉलिड वाटर टू लिक्विड वाटर देन टू वेपर। मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे इसमें पूछा ये सारा वाटर ही है, वेपर वाटर, आपसे क्वेश्चन पूछा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, C प्लस P माइनस 2, उल्टा लिख दिया क्या, C माइनस P प्लस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले फेज देखते हैं, देखो दिस इज अ वेरी डिफरेंट फेज, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 माइनस। कंपोनेंट्स मैंने कहा डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग ऐड करो, 1 2 3, तो C इज इक्वल टू 3 माइनस इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू F, तो यहाँ पे जगह 2 और 1 3 इज इक्वल टू 0। मतलब वाटर के लिए, मतलब जब इसको डिफाइन करना है हमें कोई भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्लोसियस-कैल्कुलन इक्वेशन। सो गाइस
दिस क्लोशियस कैपिटल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन गेट में, CSI या नेट में बहुत आता है, बहुत आता है. तो इसको हम नहीं स्किप कर सकते हैं. तो क्लोशियस कैपिटल इक्वेशन क्या होती है, मैं पहले बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको समझाना चाहूंगी. जैसे कि वाटर है, ठीक है, उसके 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो सॉलिड टू लिक्विड जा सकता है, लिक्विड टू गैस जा सकता है. इसे हम बोल रहे हैं फेज ट्रांजिशन की. एक ही कंपोनेंट है जो कि है वाटर, वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी एग्जिस्ट करता है. तो जब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड से गैस में जा रहा है, हर एक में डिफरेंट टाइप ऑफ हीट जो है रिलीज होगी. तो उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब एक कंपोनेंट जब अपने एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट होता है तो उसको जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो जो इक्वेशन है वो आती है क्लॉसियस-क्लैविकॉन इक्वेशन से. जब भी हमारा फेज ट्रांजिशन का पाथ हो रहा होगा, और हमें पता है जब भी फेज ट्रांजिशन होगा वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी क्या कहते हैं फेज ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज यूज इन फेज ट्रांजिशंस. मतलब जब भी ऐसे आपको बोल रखा हो कि मेल्टिंग इज अकरिंग और आपका क्या कहते हैं, मान लो सब्लिमेशन इज गोइंग ऑन, कंडेंसेशन इज गोइंग ऑन, वेपराइजेशन इज गोइंग ऑन, तो तब हम लोग क्लॉसियस-कैलिपर इक्वेशन का ही यूज करेंगे. क्या है ये इक्वेशन? बहुत ही सिंपल सी है. dp by dt is equal to delta H upon T delta V. अब इन सबको एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है. देखो, जो dp है that is a change in our pressure. ठीक है, T हमारे यहाँ पे T कैपिटल होता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ना नोटिफिकेशन में यहाँ पे नोटेशन लिख देती हूँ. जैसे dp क्या है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर. ये क्या है, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. डेल्टा H क्या है, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन की फेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितनी हीट रिलीज हुई, दैट इज कॉल्ड डेल्टा H. अगर मेल्टिंग होगा तो डेल्टा H मेल्टिंग हो जाएगा, वेपराइजेशन होगा तो डेल्टा H वेपराइजेशन हो जाएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेल्टा V बहुत इंपॉर्टेंट है. मोलर वॉल्यूम ऑफ चेंज इन, या लिखेंगे चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फेजेस, चेंज इन मोलर वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट फेजेस के लिए. और इसी का एक और भी हम लोग कर सकते हैं, V ऑफ फाइनल माइनस V ऑफ इनिशियल. ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट करेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो इसके बाद करेंगे. पहले आप ये देखिए. ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया. इन अ सिस्टम ऑफ वेरियस फेजेस एट इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, सो वी यूज क्लॉसियस-कैलिपर इक्वेशन. इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसके लिए 2 केसेस होते हैं, सॉलिड से लिक्विड. अच्छा, इससे पहले एक और चीज लिख लूँ अगर नहीं पता है तो. अगर मैं सॉलिड से लिक्विड जाती हूँ तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग. तो डेल्टा H मेल्टिंग हो जाएगी, वो मेल्टिंग. अगर लिक्विड से गैस जा रहे होते तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन. और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस करते तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. और गैस टू लिक्विड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन. तो ये सारे पॉइंट्स आपको आना चाहिए. इसको क्या बोल देंगे, फ्यूजन. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. चलो, अब आते केस 1 एंड केस 2. अगर सॉलिड से लिक्विड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो 2 फॉर्मूले यूज हो सकते हैं. एक, इफ टेम्परेचर चेंजेस गिवन, मतलब आपको एक रिएक्शन दिया, एक क्वेश्चन दिया कि एक सब्सटेंस है A था, वो B में चेंज हुआ. चेंज इन टेम्परेचर इज दिस, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड. उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो उसको जहाँ पे चेंज सिर्फ एक वैल्यू टेम्परेचर की अगर दे रखी होगी तो हमारे जो अभी पढ़ा यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V. बट अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर दे रखे हैं और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा V ln ऑफ T2 by T1.
केस नंबर 2, अगर सॉलिड से गैस या लिक्विड से गैस या गैस टू सॉलिड या गैस टू लिक्विड है, इनमें से कोई भी आपस में एक्सचेंज का कोई भी है, तो ये यूज करेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आई डोंट नो, गेटिंग कंफ्यूज्ड। ये 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ln of P2 by P1 is equal to minus delta H1 NR 1 T2 minus 1 upon T1। तो ये हमें सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने हैं, और अगर फॉर्मूला याद होगा आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। अब आते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन कैरेक्टर इक्वेशन। एक दो एयर को छोड़ के स्किप करके इस पे क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ क्लैसियस-कैरेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट का टाइम ही देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इतना जितना भी है। ठीक है, अब जो है दे दिया करूंगी आगे से टाइम, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लैसियस-कैरेक्टर इक्वेशन। इसकी एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस्ड है सिर्फ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इसके लिए मैंने कहा एक फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज dp by dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन P डेल्टा V। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड है तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो कांस्टेंट ही होगी, जितना हीट इसको इसमें कन्वर्ट करने में लगेगा उतना हीट इसको कन्वर्ट करने के लिए लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं dp by dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। वैसे भी हमें पता है जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी जब अभी वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, जब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम एक ये चीज मान के चल लेते हैं कि dp by dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon डेल्टा V। बहुत काम आएगा आपको, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, एक तो ये पार्ट लिख लो। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, dp by dt is equal to delta H upon T ब्रैकेट में वॉल्यूम, हम सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हैं, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जनरली अगर हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि अगर सॉलिड का वॉल्यूम इतना है तो लिक्विड का वॉल्यूम इतना है और गैस का वॉल्यूम इतना है। ये हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड अगर इतना है तो लिक्विड इतना है और वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होता है। मीन्स हमेशा इन ऑल ऑफ द केसेस तो यही रहने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एंड इफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन सॉलिड, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा तो ये चीज ज्यादा है, अगर ये चीज ज्यादा है तो ये ओवरऑल पार्ट क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल पार्ट अगर हम बोले तो पॉजिटिव ही आएगा ना। अगर जैसे मैं ये बोलूँ कि Vn माइनस Vs है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये अगर ज्यादा रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा है तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा है, मीन्स पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा है तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा, dp by dt पॉजिटिव होगा, is equal to पॉजिटिव होगा when volume of liquid is greater than volume of solid, and this is almost क्या कहते हैं true for all of the cases। अब ये कैसे हो सकता है, ये पार्ट हमारा पॉजिटिव लेकर आने में कैसे ला सकते हैं, ये इसको हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब ये चीज मुझे पॉजिटिव लानी तो क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है कि P2 हमेशा ज्यादा हो P1 से, फर्स्ट हो सकता है कि P2 हमेशा ज्यादा हो P1 से, सेकेंड हो मतलब इसी के साथ P2 हमेशा ज्यादा हो T1 से। अगर ये ज्यादा होगा इससे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये ज्यादा होगा इससे तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकेंड केस, मान लो P1 इज ग्रेटर देन P2, तो T1 को भी ग्रेटर होना पड़ेगा, T1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन T2, तो होगा क्या, ये पार्ट भी नेगेटिव, ये पार्ट भी नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, मीन्स ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब दो केसेस हैं, या तो ये दोनों इन दोनों से बड़े हो जाए, या ये दोनों इन दोनों से छोटे, मतलब ये दोनों ज्यादा बड़े हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए तो हमारा ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है,
कंक्लूजन इज दिस, अगर जो एक्सेप्शन अभी मैं बताऊंगी उनको छोड़ के अगर कोई भी पार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी आपके कोई भी सोल्यूशन दे रखा, कोई भी मिक्सचर दे रखा, कोई भी कंपोनेंट दे रखा है, तो वहाँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। उनके लिए dp by dt इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हमेशा नोट कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए dp by dt इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अभी हम आगे जब ये वन कंपोनेंट सिस्टम करेंगे, तो इसका जब हम लोग वन कंपोनेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो p by t के साथ करेंगे, इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव आती है, हमेशा मतलब पॉजिटिव टाइप की स्लोप आती है, ठीक है, क्योंकि dp by dt इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये हर एक के लिए वैलिड है, ठीक है। एक्सेप्शन अभी मैं बताऊंगी। तो अगर ये इसके लिए पॉजिटिव है, मीन्स अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। और क्या कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और अगर आपने प्रेशर कम किया, टेम्परेचर कम किया, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द स्लोप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स हर केस में पॉजिटिव होती है आपकी स्लोप। अब हम करते हैं वो केसेस, जिनमें ये नहीं होता। मैंने बोला एक्सेप्शन होता है, सब कुछ ऐसे का ऐसा लिखेंगे, सब कुछ ऐसा का ऐसा लिखेंगे, दोबारा से आप लोग लिखेंगे, मैं इसी में कर रही हूँ, ठीक है। हमारी यही इक्वेशन चल रही है, बट अब हम ये मान के चल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये सिर्फ 3 केसेस में होता है, बड़ा बड़ा लिखेंगे, वाटर, गैलियम एंड बिस्मथ। सिर्फ इन तीनों को छोड़ दिया और सब में वही चीज पॉसिबल होती है, वाटर, गैलियम एंड बिस्मथ में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, वाटर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, जब आइस और वाटर की बातें करते थे, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ कि अगर सॉलिड ज्यादा हुआ तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स dp by dt comes out to be negative, अब ये कब नेगेटिव आ सकता है, 2 केसेस हैं, ये 2 केसेस पे नेगेटिव आ सकता है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अगर इसको लिख देंगे P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर P2 तो ग्रेटर है, P2 इज ग्रेटर देन P1, बट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, ये तो पॉजिटिव दे देगा, ये नेगेटिव दे देगा, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। या ऐसा हो P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P1 अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे P2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव, ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, ठीक है। मींस कंक्लूडेड कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है, वाइस वर्सा। मीन्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये स्लोप हमारी, क्योंकि ये भी वाटर के लिए भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, P और T के बीच में ग्राफ, और इनका जो स्लोप होता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आता है, काफ़ी, इसको ना इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करके ऐसे नेगेटिव आता है इनका स्लोप। तो इनका स्लोप नेगेटिव आने का यही रीज़न है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेज डायग्राम, क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमेशा याद रखेंगे वाटर के केस में स्लोप नेगेटिव होता है। मैं कम से कम आपको 4-5 क्वेश्चंस करवाऊंगी इसी से रिलेटेड, बट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर 1 कंपोनेंट सिस्टम 2 कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।